हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपने पिछले वीडियो में कि जितने भी डेट में सीपीसीटी का एग्ज़ाम होगा उन सभी डेट के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और अभी तक हमने जितने भी वीडियो लाया है तो बहुत सारे लोगों को उसमें से लाभ हुआ है, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम भी क्रैक हुआ है। तो ये जो हमारी लास्ट वीडियो है जो कि 31 जनवरी 2026 में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सब के लिए यहाँ पे हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में टोटल हम यहाँ पे 120 MCQ आपके लिए लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, जो कि टोटल सिलेबस बेस्ड MCQ हैं। ठीक है, और पिछली वीडियो भी आपको देखना है दोस्तों, अगर अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग भी देख लेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं पर सभी का एक बार में नहीं निकल पाता है। तो ये ऐसे वीडियोज हैं जो कि आपको आगे भी काम आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप दोस्तों वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं किसी संगठन में ऐसा नेटवर्क प्रयोग किया जाता है जो इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है लेकिन पब्लिक राउटिंग को ब्लॉक करता है और केवल इंटरनल DNS रिजॉल्व करता है। यह स्थिति किस नेटवर्क को दर्शाती है? ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पर आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस नेटवर्क की स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन है इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, VPN। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रानेट। दोस्तों आप ये टर्मिनोलॉजी सुने होंगे या कि पढ़े होंगे, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये तीनों इंटरनेट के ये नेटवर्क के अलग अलग स्थिति हैं। ठीक है, और इनका अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी यूजर को इंट्रानेट की कुछ सर्विसेज बाहर के सिक्योर तरीके से उपलब्ध कराई जाए लेकिन फुल इंटरनल एक्सेस ना दिया जाए तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? इंटरनेट इनेबल करना, लैन शेयर, रिमोट डेस्कटॉप, एक्स्ट्रानेट कॉन्फ़िगर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रानेट कॉन्फ़िगर करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई फाइल बिना नाम बदले केवल टाइप बदल देती है लेकिन एप्लीकेशन फिर भी नहीं खुलती, तो सबसे संभावित कारण क्या है? फाइल करप्ट है, साइज अधिक है, एक्सटेंशन गलत है या फाइल हिडन है? तो इसका सबसे संभावित कारण है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, .pdf फाइल एडिटेबल ना होने का मुख्य कारण क्या होता है? क्या आप लोगों के सामने ऐसा ये सिचुएशन कभी आया है कि कोई PDF फाइल है और वो एडिट नहीं हो रही है? तो इसका कारण क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कंप्रेशन, एन्क्रिप्शन, रीड ओनली एट्रीब्यूट, फिक्स्ड लेआउट डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्स्ड लेआउट डिजाइन। ये PDF एडिट ना होने का जो सबसे मुख्य कारण है वो यही है कि PDF फाइल का जो भी लेआउट डिजाइन होता है वो फिक्स होता है, इस कारण से PDF की फाइल एडिट नहीं होती है। अगर आपको PDF को एडिट करना है तो उसके लिए आपको अलग टूल यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर का परिणाम डिजिटल कंप्यूटर से भिन्न क्यों होता है?
आप कंप्यूटर के टाइप में पढ़े होंगे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, है ना। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का जो रिजल्ट है तो डिजिटल कंप्यूटर से अलग क्यों होता है, यहाँ इसका क्या कारण है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग के कारण, स्टोरेज अलग होने के कारण, या बाइनरी सिस्टम के कारण, या आउटपुट डिवाइस के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग के कारण। होता क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है तो ये कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग में दिखाता है, जैसे आप देखे होंगे जिगजैग लाइन, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर होता है तो डिजिटल कंप्यूटर में रिजल्ट किस तरह से आता है, डिजिट के रूप में आता है, लिख करके रिजल्ट आता है, ठीक है। इसका आप एक सीधा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप में जो आप कंप्यूटर देखते हैं जिसमें से अमाउंट बताता है और क्वांटिटी बताता है, तो वो नंबर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। वो आपका डिजिटल कंप्यूटर का आउटपुट है, ठीक है। और अगर जो कहीं आप आईसीयू वगैरह में जो सिस्टम देखते होंगे वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें जो लाइन है तो ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है, चलती रहती है एक वेव के फॉर्मेट में। तो जो रिजल्ट वेव के फॉर्मेट में चलता है वो कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग के कारण होता है, और डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट के रूप में होता है, इसलिए ये दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट है वेदर फॉरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य क्यों होता है, ठीक है। जो ये मानसून विभाग वाले यूज करते हैं सिस्टम, तो इसमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य क्यों होता है। ऑप्शन है लार्ज स्टोरेज के लिए, हाई एक्यूरेसी डिस्प्ले के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, या मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी फोल्डर को रीनेम किया गया लेकिन उसके अंदर की फाइल्स के पाथ बदल गए, इसका मुख्य प्रभाव किस पर पड़ेगा। फाइल साइज, शॉर्टकट लिंक्स, फाइल एक्सटेंशन, फाइल परमिशंस। तो बताइए इसका मुख्य प्रभाव किस पर पड़ेगा। तो ये पड़ेगा शॉर्टकट लिंक्स पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल डिलीट करने पर रिसाइकल बिन बाईपास क्यों हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी फाइल को अगर बिना शिफ्ट के डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए फाइल डिलीट हो, मतलब कि रिसाइकल बिन में ना जाए, तो शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। तो शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर वो फाइल रिसाइकल बिन को बाईपास क्यों करती है। तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट डिलीट कमांड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। दो प्रकार का डिलीट होता है, एक टेम्परेरी डिलीट होता है और दूसरा परमानेंट डिलीट होता है। तो अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाते हैं तो वहाँ पर परमानेंट डिलीट कमांड एग्जीक्यूट होता है, इसलिए रिसाइकल बिन बाईपास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स में मुख्य आर्किटेक्चरल डिफरेंस क्या है। जो कंट्रोल पैनल है और सेटिंग है इसमें मुख्य आर्किटेक्चरल डिफरेंस क्या है। ऑप्शन है लेजेसी वर्सेस मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन मॉडल, दूसरा है यूजर इंटरफेस, तीसरा है हार्डवेयर डिपेंडेंसी, और चौथा है नेटवर्क सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेजेसी वर्सेस मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन मॉडल, ठीक है। पहले के जो सिस्टम आते थे दोस्तों तो उसमें कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता था, लेकिन अब जो मॉडर्न सिस्टम आ रहे हैं, है ना, आज नए ज़माने के जो कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम आ रहे हैं उसमें कंट्रोल पैनल के स्थान पे डायरेक्ट सेटिंग का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। यही आर्किटेक्चरल डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है यदि कोई विंडोज़ फीचर सेटिंग में उपलब्ध है लेकिन कंट्रोल पैनल में नहीं, तो यह क्या दर्शाता है। फीचर डिप्रिकेटेड है, फीचर हिडन है, फीचर मॉडर्नाइज्ड है, या फीचर लेजेसी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीचर मॉडर्नाइज्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेल में फार्मूला कॉपी करने पर सेल रेफरेंस बदल रहा है, इसका कारण क्या है। एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, या मैनुअल रेफरेंसिंग।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक्सेल में किसी भी फार्मूला को जब ये कॉपी करते हैं, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो वो अगर उसमें रो नंबर या कॉलम नेम चेंज होता है, इसका मतलब होता है कि उस सेल का जो एड्रेस है तो वो रिलेटिव है। ठीक है, और एब्सोल्यूट अगर होता तो क्या होता, रो और कॉलम का जो एड्रेस है वो फिक्स हो जाता, वो चेंज नहीं होता। और मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, ये होता है कि जिसमें या तो रो लॉक होगा या तो कॉलम लॉक होगा, दोनों लॉक नहीं होता है मिक्स्ड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि कॉलम को फिक्स रखना हो लेकिन रो चेंज होनी चाहिए तो कौन सा रेफरेंस सही होगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि कॉलम को फिक्स करना हो, यानी फिक्स रखना हो कि जहां भी आप उस रेफरेंस को कॉपी करें या पेस्ट करें दूसरे सेल एड्रेस में, तो कॉलम नेम फिक्स रहे। ठीक है, लेकिन रो चेंज होनी चाहिए, तो इसके लिए कौन सा रेफरेंस सही होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, $1, A1, $A1 और $A1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, $A1। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और कई बार बता चुका हूं आप सभी को कि जिस भी शब्द के मतलब जिसके भी पहले डॉलर का सिंबल लग जाता है उसका मतलब वो चीज़ लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है तो कॉलम का नाम है और 1 जो है तो रो की संख्या है। ठीक है, तो ये सेल एड्रेस बना हमारा A1। तो अगर हमको कॉलम को लॉक करना है तो ए के पहले डॉलर लगाएंगे, और यदि रो को लॉक करना है तो 1 के पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमको कॉलम को फिक्स रखना है लेकिन रो को चेंज रखना है, मतलब रो चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो कि कॉलम को लॉक कर रहा है और जो रो है उसको फ्री छोड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में थीम चेंज करने पर कौन सा तत्व स्वतः प्रभावित होता है। केवल बैकग्राउंड, केवल फॉन्ट कलर, स्लाइड मास्टर एलिमेंट्स, केवल लेआउट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड मास्टर एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आप पावर पॉइंट के स्लाइड में थीम चेंज करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बैकग्राउंड ही चेंज हो। जैसे ही आप थीम सेट करते हैं ना तो उसमें बैकग्राउंड भी चेंज होता है, फॉन्ट कलर भी चेंज होता है, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज होता है, लेआउट चेंज हो जाता है। तो ये तो अब इसमें केवल बैकग्राउंड लिखा है तो एकदम से गलत है, केवल फॉन्ट कलर लिखा है ये भी गलत है, केवल लेआउट लिखा है ये भी गलत है। तो फिर बचा क्या, बचा ये आपका स्लाइड मास्टर एलिमेंट। ठीक है, कि जिस तरह से आप स्लाइड मास्टर में किसी भी स्लाइड को अगर एक बार उसमें कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो उससे उस स्लाइड मास्टर से जुड़े हुए सभी स्लाइड में वो चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड मास्टर एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, एक ही प्रेजेंटेशन में अलग अलग लेआउट होने के बावजूद डिजाइन कंसिस्टेंट क्यों रहता है। रीजन दिया है कि थीम रूल्स के कारण, ट्रांजिशन के कारण, एनिमेशन पेन के कारण या स्लाइड ऑर्डर के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थीम रूल के कारण। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन में अलग अलग लेआउट होने के बावजूद जो डिजाइन कंसिस्टेंट रहता है तो इसका कारण है थीम रूल्स के कारण। नेक्स्ट है, यूआरएल में डोमेन रिजॉल्व ना होने पर ब्राउज़र क्या करता है। सीधे आईपी खोजता है, डीएनएस क्वेरी कर भेजता है, कैश इग्नोर करता है या प्रोटोकॉल बदल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीएनएस क्वेरी भेजता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, HTTPS URL में एन्क्रिप्शन किस लेयर पर लागू होता है। एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, आप डाउट में मत रहिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है,
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने के बावजूद अकाउंट कंप्रोमाइज हो सकता है। इसका सबसे तार्किक कारण क्या है? 2 फैक्टर डिसेबल होना, पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड रीयूज, सिंबल काउंट कम होना। तो इसका सबसे तार्किक कारण है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 फैक्टर डिसेबल होना। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कि जिसमें आप स्मॉल, कैपिटल, नंबर और स्पेशल सिंबल सभी यूज किए हों, उनको स्मॉल पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए, लेकिन अगर आपका 2 फैक्टर डिसेबल है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको कहते हैं, अगर वो डिसेबल है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर 2 फैक्टर डिसेबल्ड है, इनेबल है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता जल्दी से। ठीक है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, और जब तक आप वो OTP शेयर नहीं करेंगे तब तक वो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अगर ये डिसेबल होगा तो आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए, आपका अकाउंट कंप्रोमाइज हो ही जाएगा। नेक्स्ट है, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल ना होने पर हार्डवेयर दिखाई देने के बावजूद काम क्यों नहीं करता है? अगर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होने पर हार्डवेयर दिखाई देने के बावजूद काम क्यों नहीं करता है? तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि क्या कारण हो सकता है। पहला है कि पावर सप्लाई इशू, दूसरा है बायोस लॉक होता है, तीसरा है कि OS और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन नहीं बनता, और चौथा है हार्डवेयर ऑब्सोलेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OS और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन नहीं बनता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से उस डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। जैसे अगर आप कोई नया प्रिंटर अपने सिस्टम में लगाए हैं तो आपका प्रिंटर तब तक प्रिंट नहीं करेगा आपके कंप्यूटर से जब तक कि आप उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइवर ही वो एक माध्यम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक है, तो भले ही आपके एक सिस्टम में हार्डवेयर डिवाइस दिखा रहा है, लेकिन अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसका सबसे सटीक रीजन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, गलत वर्जन का ड्राइवर इंस्टॉल करने पर सबसे पहले कौन सी समस्या आती है? स्लो परफॉर्मेंस, डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सिस्टम क्रैश या फाइल करप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने HP का प्रिंटर लगाया है, ठीक है, HP 1005 प्रिंटर अगर आपने लगाया है तो ड्राइवर भी आपको HP 1005 का ही चाहिए। अगर आपने दूसरे कंपनी का या दूसरे वर्जन का ड्राइवर इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा कि डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब आपने जो जिस डिवाइस के लिए ड्राइवर इंस्टॉल किया है वो इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यही समस्या आती है। नेक्स्ट है, यदि OS अपडेट के बाद प्रिंटर काम करना बंद कर दे तो सबसे लॉजिकल स्टेप क्या होगा? प्रिंटर रिप्लेस करना, OS डाउनग्रेड करना, केबल चेंज करना या कंपैटिबल ड्राइवर अपडेट करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपैटिबल ड्राइवर अपडेट करना। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपडेट होता है तो हो सकता है कि जो पुराना ड्राइवर आपके प्रिंटर के लिए काम कर रहा था तो अपडेटेड OS में वो ड्राइवर सपोर्ट ना करे। इसलिए अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया है तो प्रिंटर का ड्राइवर भी अपडेट करने की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए इसका सबसे लॉजिकल जो स्टेप है वो यही होगा कि आप कंपैटिबल ड्राइवर को भी अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल पोर्टल को इंट्रानेट कहता है। समझिएगा क्वेश्चन को कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल पोर्टल को इंट्रानेट कहता है
लेकिन वह पोर्टल पब्लिक इंटरनेट से बिना ऑथेंटिकेशन के खुल रहा है। तो यह किस स्तर की डिजाइन एरर को दर्शाता है? नेटवर्क स्केलेबिलिटी इशू, सिक्योरिटी बाउंड्री वायलेशन, डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशन, प्रोटोकॉल मिसमैच। तो इसका जो रीजन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी बाउंड्री वायलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप वीडियो पॉज करके 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि धीरे धीरे जो सीपीसीटी के एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड होता जा रहा है ना, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, और आपको जो है तो क्वेश्चन रटना नहीं है बल्कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रानेट को इंटरनेट से अलग पहचान देने वाला सबसे निर्णायक फैक्टर कौन सा है? आईपी एड्रेसिंग, फिजिकल लोकेशन, कंट्रोल्ड एक्सेस पॉलिसी, नेटवर्क स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल्ड एक्सेस पॉलिसी। कंट्रोल्ड एक्सेस पॉलिसी ही है जो एक्स्ट्रानेट को इंटरनेट से अलग पहचान देता है। नेक्स्ट है, किसी फाइल का एक्सटेंशन सही है, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल्ड है, फिर भी फाइल ओपन नहीं हो रही है, सबसे पहले किस चीज़ की जांच करनी चाहिए? फाइल परमिशन की, फाइल एसोसिएशन मैपिंग की, फाइल साइज लिमिट या स्टोरेज लोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल एसोसिएशन मैपिंग की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल एक्सटेंशन बदलकर .exe बनाई गई फाइल एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती? एंटीवायरस ब्लॉक करता है, ओएस कैश क्लियर नहीं है, बाइनरी स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटेबल नहीं है या फाइल इनक्रिप्टेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी फाइल को जिसका एक्सटेंशन नेम कुछ और हो और आप सोचें कि उसका एक्सटेंशन नेम .exe कर दें, ठीक है, और फिर इस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर लें एज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, एज ए exe फाइल, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाइनरी स्ट्रक्चर्ड जो है तो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप कोई फाइल सेव करते हैं, जैसे MS वर्ड या MS एक्सेल या TXT फाइल है, इन सब का जो स्टोरेज डेटा स्टोरेज है तो बाइनरी के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब जो exe फाइल होती है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट जो है तो वो नहीं हो पाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट हर बार थोड़ा अलग क्यों हो सकता है? एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट हर बार थोड़ा अलग क्यों हो सकता है? स्टोरेज स्टेबिलिटी के कारण, कंटिन्यूअस सिग्नल वेरिएशन के कारण, प्रोसेसिंग स्पीड कम होने के कारण या आउटपुट डिवाइस एरर के कारण। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस सिग्नल वेरिएशन के कारण। ठीक है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, एक वेव के रूप में इसका आउटपुट आता है तो हर बार थोड़ा अलग ज़रूर दिखाता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे, ज़रूरी नहीं कि हर बार फिक्स रिजल्ट ही आए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर को सामान्य कंप्यूटर से अलग करने वाली सबसे मूलभूत विशेषता क्या है? जैसे एक सामान्य कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर जो हम सभी को यूज करते हैं, और एक सुपर कंप्यूटर हो गया जो कि आम व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो रिसर्च सेंटर वगैरह में होता है। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए होता है। तो ऐसी कौन सी खूबी है जो सुपर कंप्यूटर को सामान्य कंप्यूटर से अलग बनाती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, क्लॉक स्पीड, मेमोरी साइज, पैरेलल आर्किटेक्चर या पावर कंजम्पशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरेलल आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर सी। जो सुपर कंप्यूटर का पैरेलल आर्किटेक्चर है वो सामान्य कंप्यूटर से अलग होता है। नेक्स्ट है, किसी फोल्डर को डिलीट करने पर उसके अंदर की फाइल्स अलग अलग रिसाइकल बिन में क्यों नहीं जाती? ठीक है,
यहाँ पे एक आप क्वेश्चन है और बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है कि अगर आप मान लीजिए एक फ़ोल्डर डिलीट कर रहे हैं और उस फोल्डर के अंदर 2-3 फाइल है, ठीक है, और जब आप उस फोल्डर को डिलीट करते हैं तो उसके अंदर की जो फाइल है तो रिसाइकिल बिन में अलग अलग क्यों नहीं जाती है, ठीक है, वो उसी फोल्डर के अंदर ही क्यों जाती है। तो इसका यहाँ पे रीज़न बताइए कौन सा रीज़न सही है। पहला है ओएस लिमिटेशन, दूसरा है फोल्डर लॉजिकल कंटेनर होता है, तीसरा है फाइल परमिशन रिस्ट्रिक्शन के कारण, और चौथा है स्टोरेज ब्लॉक डिपेंडेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोल्डर लॉजिकल कंटेनर होता है। ठीक है, जो फोल्डर होता है वो क्या है, वो एक तरह का कंटेनर होता है जो डिफरेंट टाइप की फाइल को कंटेन करके रखता है। तो जब आप कंटेनर को डिलीट करेंगे, मतलब फोल्डर को डिलीट करेंगे, तो उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा और वो रिसाइकिल बिन में जाएगा, तो अलग अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने कंटेनर को डिलीट किया है, ना कि उसके अंदर के फाइल को। और जब कंटेनर को डिलीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंटेनर के अंदर जो भी रहेगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइल प्रॉपर्टीज में साइज ऑन डिस्क और साइज अलग अलग क्यों हो सकते हैं। कंप्रेशन के कारण, एलोकेशन यूनिट साइज के कारण, फाइल सिस्टम एरर, या हिडन मेटा डेटा के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोकेशन यूनिट साइज के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल में उपलब्ध फीचर यदि सेटिंग में माइग्रेट कर दिया गया है तो कंट्रोल पैनल वर्जन को क्या माना जाएगा। ठीक है, हमने पहले आपको बताया था कि अगर कंट्रोल पैनल जो पुराने पीसीज में होता था, लेकिन मॉडर्न पीसी में उसके स्थान पे अब सेटिंग ने स्थान ले लिया है कंट्रोल पैनल का। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में जो भी फीचर था यदि उसको सेटिंग में माइग्रेट कर दिया गया है तो कंट्रोल पैनल वर्जन को क्या माना जाएगा, डिसेबल्ड माना जाएगा, या रिडंडेंट माना जाएगा, डिप्रिकेटेड माना जाएगा, या एक्सपेरिमेंटल माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्रिकेटेड माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज सेटिंग्स को कंट्रोल पैनल से रिप्लेस करने का मुख्य कारण क्या है। विंडोज सेटिंग्स को कंट्रोल पैनल से रिप्लेस करने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है फास्टर बूट, टच फ्रेंडली डिजाइन, लेजेसी हार्डवेयर सपोर्ट, रिड्यूस्ड परमिशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टच फ्रेंडली डिजाइन। ठीक है, टच फ्रेंडली डिजाइन बनाने के लिए कंट्रोल पैनल को सेटिंग में रिप्लेस किया गया है, इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, एक्सेल में $A$1 रेफरेंस कॉपी करने पर फार्मूला क्यों नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर इस तरह का सेल रेफरेंस है तो इसको कॉपी करने पर ये फार्मूला बदलता क्यों नहीं है, क्या कारण है। तो इसका सबसे जो सटीक कारण है वो है ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट रेफरेंस बिहेवियर के कारण, है ना। क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया कि यहाँ जहाँ पर रो और कॉलम दोनों लॉक होते हैं उनका फार्मूला जो है तो बदलता नहीं है, और जब ये दोनों लॉक होते हैं तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, मिक्स्ड रेफरेंस का वास्तविक उपयोग किस स्थिति में सबसे अधिक होता है। स्टैटिक डेटा एंट्री, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रो कॉलम मैट्रिक्स कैलकुलेशन, या चार्ट क्रिएशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रो कॉलम मैट्रिक्स कैलकुलेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब है या तो रो लॉक है या तो कॉलम लॉक है। ठीक है, दोनों लॉक नहीं रहते हैं, या तो रो लॉक रहेगा या तो कॉलम लॉक रहेगा, इसको हम मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। और इसका वास्तविक उपयोग कहाँ होता है, रो कॉलम मैट्रिक्स कैलकुलेशन में होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में थीम अप्लाई करने के बाद मैनुअली चेंज्ड फॉन्ट अनअफेक्टेड क्यों रह सकता है। पावर पॉइंट में थीम अप्लाई करने के बाद मैनुअली चेंज्ड फॉन्ट अनअफेक्टेड क्यों रह सकता है। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग प्रेसिडेंस के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट बदलने पर कंटेंट सेफ रहते हुए रिपोजिशन क्यों हो जाता है? एनिमेशन प्रिजर्व होने से, प्लेस होल्डर लॉजिक के कारण, थीम कैशिंग के कारण, या ऑटो अलाइन फीचर के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेस होल्डर लॉजिक के कारण। नेक्स्ट है URL में प्रोटोकॉल सही है लेकिन पेज लोड नहीं होता तो सबसे पहले क्या फेल माना जाएगा? ब्राउज़र रेंडरिंग, DNS रिजोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट हैंडशेक, HTML पार्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DNS रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है HTTPS होने के बावजूद डेटा लीक संभव क्यों हो सकता है? ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर HTTPS है इसका मतलब कि वो URL सिक्योर है, वो वेबसाइट सिक्योर है, सुरक्षित है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि HTTPS यानी सिक्योर होने के बावजूद भी डेटा लीक होने का संभावना वो बना रहता है। तो इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी है, कॉम्प्रोमाइज्ड एंड पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज्ड एंड पॉइंट के कारण। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी होने पर भी ब्रूट फोर्स अटैक क्यों संभव रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी एब्सेंट होने से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजर में डिवाइस दिख रहा है लेकिन स्टेटस नॉट वर्किंग प्रॉपरली है। तो सबसे लॉजिकल कारण क्या है? तो ये है ड्राइवर इनकम्पैटिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही हार्डवेयर अलग OS में अलग तरह से बिहेव क्यों करता है? कर्नल डिजाइन डिफरेंस, फाइल सिस्टम चेंज, यूजर परमिशन इशू, या क्लॉक स्पीड वेरिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल डिजाइन डिफरेंस। ठीक है, कर्नल की डिजाइन अलग होती है इसलिए ये एक ही हार्डवेयर अलग OS में अलग तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OS अपडेट के बाद मल्टीपल डिवाइसेस फेल हो जाएं। OS अपडेट के बाद मल्टीपल डिवाइसेस फेल हो जाएं तो सबसे पहले किस लेयर को सस्पेक्ट किया जाना चाहिए? एप्लीकेशन लेयर, ड्राइवर लेयर, नेटवर्क लेयर, या हार्डवेयर लेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्राइवर लेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई कंपनी अपने इंट्रानेट को इंटरनेट पर पब्लिश करती है लेकिन उसे केवल कंपनी इशूड सर्टिफिकेट्स वाले यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो यह सेटअप किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? पब्लिक नेटवर्क, ट्रस्टेड एक्सेस मॉडल, नेटवर्क सेगमेंटेशन, ऑथेंटिकेशन आइसोलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्टेड एक्सेस मॉडल। नेक्स्ट है यदि एक्स्ट्रानेट में लॉगिन क्रेडेंशियल सही होने के बावजूद कुछ रिसोर्सेस इनएक्सेसिबल हो तो यह किस पॉलिसी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसी फाइल का एक्सटेंशन और इंटरनल फॉर्मेट, किसी फाइल का एक्सटेंशन और इंटरनल फॉर्मेट मिसमैच हो तो OS किस आधार पर फाइल को ओपन करने का प्रयास करता है? फाइल साइज, डिफ़ॉल्ट ऐप प्रायोरिटी, लास्ट मॉडिफाइड डेट, या फाइल हेडर सिग्नेचर? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, फाइल हेडर सिग्नेचर। फाइल हेडर सिग्नेचर के आधार पर फाइल को ओपन करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है केवल एक्सटेंशन सही होने के बावजूद एंटीवायरस किसी फाइल को ब्लॉक क्यों कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सस्पिशियस बिहेवियर पैटर्न के कारण। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग मेडिकल इक्विपमेंट में क्यों किया जाता है? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम कंटिन्यूअस इनपुट प्लस डिजिटल एनालिसिस। ठीक है, इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं दोस्तों
जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के विशेषता पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेडिकल इक्विपमेंट में ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो एनालिसिस होता है तो रियल टाइम चाहिए और कंटिन्यूअस इनपुट चाहिए, और जो उसका रिजल्ट आएगा तो उसको डिजिटल रूप में उसको एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर में नोड फेल्योर होने पर कंप्यूटेशन पूरी तरह बंद क्यों नहीं होती? रीजन यहाँ पे है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? पहला है एक्सटर्नल बैकअप के कारण, दूसरा है एरर फ्री मेमोरी के कारण, तीसरा है फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर के कारण, और चौथा है हाई क्लॉक स्पीड के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर के कारण। इस तरह से सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन ही किया जाता है कि अगर कोई नोड फेल भी हो जाता है ना, तो कंप्यूटेशन पूरी तरह से बंद नहीं होगा, एक आध दो फॉल्ट को टॉलरेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज में रीड ओनली चेक्ड होने पर भी फाइल्स मॉडिफाई क्यों हो सकती है? तो इसका रीजन है ऑप्शन नंबर डी, एनटीएफएस परमिशन ओवरराइट के कारण। अगर आप एनटीएफएस परमिशन ओवरराइट हो गया है तो भले ही फाइल फोल्डर की जो प्रॉपर्टी है रीड ओनली है, फिर भी वो फाइल मॉडिफाई हो सकती है। नेक्स्ट है, फाइल परमानेंटली डिलीट होने के बाद भी फॉरेंसिक रिकवरी संभव क्यों हो सकती है? अगर फाइल परमानेंट डिलीट हो गई है, परमानेंट डिलीट का मतलब जो रिसाइकिल बिन में भी नहीं है, लेकिन अगर फॉरेंसिक रिकवरी हो तो ये संभव हो सकती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे इसका रीज़न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा ब्लॉक्स ओवरराइट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जिस ब्लॉक में आपका डेटा स्टोर है तो आपके सिस्टम से भले ही डिलीट हो जाए, लेकिन जिस ब्लॉक में जैसे ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं ना स्टोरेज डिवाइस में, तो उसमें जो ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, तो जिस ब्लॉक में डेटा आपका स्टोर होता है वो ओवरराइट नहीं होता है, इसलिए फॉरेंसिक रिकवरी संभव हो सकती है। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल की तुलना में सेटिंग्स में अपडेट जल्दी क्यों आते हैं? तो इसका रीज़न है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि कोई सिस्टम सेटिंग कंट्रोल पैनल और सेटिंग दोनों में उपलब्ध है, यदि कोई सिस्टम सेटिंग कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स दोनों में उपलब्ध है तो विंडोज़ किसे प्राथमिकता देता है? रजिस्ट्री को, कंट्रोल पैनल को, यूजर प्रेफरेंस को, या सेटिंग्स को? तो ये देता है सेटिंग्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक्सेल में मिक्स्ड रेफरेंस गलत यूज होने पर कैलकुलेशन एरर क्यों नहीं दिखाता? तो इसका सबसे सॉलिड रीजन है ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट लॉजिकल शिफ्ट के कारण। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड रेफरेंस का मतलब होता है कि दो में से कोई एक ही लॉक होगा, या तो रो लॉक होगा या तो कॉलम लॉक होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आप धोखे से गलत मिक्स्ड रेफरेंस यूज कर लिए हैं तो कैलकुलेशन फिर भी एरर नहीं दिखाता है। इसका रीज़न है कि साइलेंट लॉजिकल शिफ्ट के कारण वो साइलेंट तरीके से जिधर उसको चाहिए होता है उधर वो शिफ्ट हो जाता है, इसलिए एरर नहीं आता है। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का अत्यधिक उपयोग स्प्रेडशीट को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज किया है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब होता है कि अब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सभी जो सेल एड्रेस है वो फिक्स हो गए हैं, तो इसलिए फार्मूला में फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट थीम बदलने पर चार्ट्स के कलर स्वतः क्यों बदल जाते हैं? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, थीम कलर पैलेट मैपिंग के कारण। ठीक है, उस थीम में जो भी कलर पैलेट होगा उसके कारण वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, एक स्लाइड पर मैनुअली ड्रॉन शेप थीम चेंज से प्रभावित क्यों नहीं होती? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग अप्लाइड होने से। नेक्स्ट है,
यूआरएल में सही डोमेन होने के बावजूद कनेक्शन टाइम्ड आउट एरर किस स्तर की समस्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क पाथ लेवल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है HTTPS साइट वैलिड सर्टिफिकेट के बावजूद अनसेफ वार्निंग क्यों दे सकती है? मिक्स्ड कंटेंट लोडिंग के कारण, ब्राउज़र आउटडेटेड, एक्सपायर्ड DNS कैश या वीक पासवर्ड के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिक्स्ड कंटेंट लोडिंग के कारण। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी के बाद भी फिशिंग सफल क्यों हो जाता है? तो इसका रीज़न है यूजर वॉलंटरली क्रेडेंशियल दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर डिजिटली साइंड होना क्यों आवश्यक माना जाता है? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर ए, ऑथेंटिक सोर्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डिवाइस ड्राइवर डिजिटली साइन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है एक ड्राइवर रोल बैक करने से सिस्टम स्टेबल क्यों हो सकता है? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर सी, कंपैटिबल इंस्ट्रक्शन सेट रिस्टोर होता है। नेक्स्ट है यदि हार्डवेयर सभी ओएस में फेल करे तो सबसे पहले किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए? ड्राइवर इशू, फिजिकल हार्डवेयर फॉल्ट, एप्लीकेशन बग, ओएस करप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल हार्डवेयर फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल एम्प्लॉयज तथा सेलेक्टेड एक्सटर्नल पार्टनर्स को सीमित एक्सेस दिया जाए तो वह नेटवर्क किस श्रेणी में आएगा? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या मैन? तो ये आएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है .dll फाइल का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? वोटिंग प्रोसेस, प्रोग्राम शेयरिंग फंक्शन, डेटा बैकअप, वायरस स्कैनिंग। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम शेयरिंग फंक्शंस के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या मानी जाती है? तो ये है लो एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर में थ्रूपुट अधिक होने का मूल कारण क्या है? तो ये है पैरेलल प्रोसेसर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी फाइल का एक्सटेंशन बदलने पर वह ओपन ना हो तो सबसे संभावित कारण क्या है? तो ये है प्रोग्राम एसोसिएशन मिसमैच, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोल्डर का साइज ऑन डिस्क अधिक दिखने का कारण क्या हो सकता है? तो ये है क्लस्टर एलोकेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विंडोज में सेटिंग ऐप को धीरे धीरे कंट्रोल पैनल के स्थान पर क्यों लाया गया? तो इसका रीज़न है मॉडर्न यूआई कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस कॉपी करने पर फार्मूला क्यों बदलता है? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस पोजिशनल होता है। जो रिलेटिव रेफरेंस होता है तो उसका फार्मूला बदल जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि एड्रेस जो है तो पोजिशनल होता है, जिस पोजीशन पर आप एड्रेस को ले जाएंगे उसी पोजीशन पर वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने B1 से कोई फार्मूला कॉपी किया है D2 में तो वो D2 के हिसाब से अपने आप को बदल लेगा। नेक्स्ट है फार्मूला $A1 को नीचे कॉपी करने पर क्या बदलेगा? ठीक है, अब बताइए कि अगर आपने $A1 जो एड्रेस है इसको अगर आपने नीचे कॉपी किया है तो क्या बदलेगा? कॉलम और रो दोनों, केवल कॉलम, केवल रो या कुछ भी नहीं बदलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल रो बदलेगा। क्यों? क्योंकि कॉलम को तो आपने लॉक किया है। कैसे? क्योंकि ए जो है तो कॉलम का नेम है और उसको चूँकि आप नीचे की ओर कॉपी करेंगे, ठीक है,
तो वो फिक्स रहेगा, लेकिन रो जो है तो लॉक नहीं है, इसलिए रो बदलेगी लेकिन कॉलम नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, स्लाइड लेआउट बदलने से कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं होती? तो ये है स्लाइड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। ठीक है, स्लाइड का लेआउट अगर आप बदलते हैं तो क्या नहीं चेंज होगा? स्लाइड ट्रांजिशन में जो आपने इफेक्ट लगाया है वो नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थीम अप्लाई करने पर फॉन्ट्स अपने आप क्यों बदल जाते हैं? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, थीम फॉन्ट सेट के कारण, क्योंकि प्रत्येक थीम के लिए अलग अलग फॉन्ट का सेट होता है। ठीक है, इसलिए जब आप कोई दूसरी थीम चेंज करते हैं तो उस थीम में जो फॉन्ट सेट किया गया है वही फॉन्ट ऑटोमेटिक बदल जाता है। नेक्स्ट है, यूआरएल में प्रोटोकॉल न लिखने पर भी साइट खुलने का कारण क्या है? ब्राउज़र एजम्पशन, डीएनएस मैपिंग, आईएसपी कैश या एचटीएमएल डिफ़ॉल्ट टैग? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र एजम्पशन। नेक्स्ट है, HTTPS का एस किस तकनीक को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए, सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर क्यों आवश्यक माने जाते हैं? विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए या पैटर्न ब्रेक के लिए, OS रिक्वायरमेंट या स्टोरेज एफिशिएंसी के लिए? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, पैटर्न ब्रेक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल लंबा पासवर्ड भी अनसेफ क्यों हो सकता है? अगर आपने बहुत लंबा पासवर्ड रखा है लेकिन फिर भी वो अनसेफ हो सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है डिक्शनरी बेस्ड मैच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल ना होने पर सबसे पहले क्या दिखाई देगा? स्लो बूट, डिवाइस नॉट डिटेक्टेड, स्क्रीन फ्लिकर, नेटवर्क लॉस? तो क्या दिखाई देगा? डिवाइस नॉट डिटेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गलत ड्राइवर वर्जन सिस्टम क्रैश क्यों कर सकता है? इसका रीज़न है कर्नल कॉन्फ्लिक्ट के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर को अधिक रिलायबल क्यों माना जाता है? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रीट लॉजिक लेवल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको अधिक रिलायबल माना जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है ये लॉजिक बेस्ड होता है। ये आप चाहे कितनी भी बार इसका रिजल्ट लाइए वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये एनालॉग की तरह इसका रिजल्ट अलग अलग नहीं आएगा। नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर का हॉस्पिटल में उपयोग क्यों किया जाता है? इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग सेंसिंग प्लस डिजिटल प्रोसेसिंग। जो सेंसिंग होता है वो कैसा होता है? एनालॉग होता है, और जो प्रोसेसिंग होता है वो कैसा होता है? डिजिटल होता है। इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है। नेक्स्ट है, शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल डिलीट करने पर रिकवरी कठिन क्यों हो जाती है? इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकल बिन बाईपास होता है इसलिए। नेक्स्ट है, VPN के माध्यम से इंट्रानेट एक्सेस कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल बनाना। ठीक है, अगर आप VPN के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो ये क्या होता है? एक सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल बना देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, .tmp फाइल का सबसे सही टेक्निकल अर्थ क्या है? ये पहला ऑप्शन है टेम्परेरी प्रोसेसिंग फाइल, दूसरा है ट्रस्टेड मेमोरी प्रोग्राम, तीसरा है टर्मिनल मैप्ड फाइल और चौथा है ट्रांसफ़र मैनेजमेंट लॉग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेरी प्रोसेसिंग फाइल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो TMP फाइल होती है ना, टेम्परेरी प्रोसेसिंग फाइल होती हैं। नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर में एरर एक्यूमुलेट होने का मुख्य कारण क्या है? इंस्ट्रक्शन ओवरफ्लो, लो मेमोरी, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, कंटिन्यूअस सिग्नल वेरिएशन?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस सिग्नल वेरिएशन। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर में नोड्स को क्लस्टर करने का उद्देश्य क्या होता है? पावर सेविंग, स्टोरेज एक्सपेंशन, यूजर एक्सेस कंट्रोल, पैरेलल टास्क एग्जीक्यूशन। इसका रीजन है ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल टास्क एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसाइकल बिन एम्प्टी करने के बाद भी डेटा थ्योरेटिकली रिकवर क्यों हो सकता है? तो इसका रीजन है फाइल पॉइंटर हटता है, डेटा नहीं हटता। ऑप्शन नंबर ए, जो डेटा है वो नहीं हटता है, सिर्फ फाइल पॉइंटर हटता है, इसलिए डेटा को रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, फोल्डर परमिशन इनहेरिटेंस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, पेरेंट से चाइल्ड परमिशंस लागू होना। नेक्स्ट है, विंडोज में सेटिंग ऐप को प्राथमिक क्यों बनाया जा रहा है? तो इसका रीजन है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड कॉन्फ़िगरेशन मॉडल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में मिक्स्ड रेफरेंस का सबसे उपयुक्त उपयोग कब होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, वन डायरेक्शन लॉक की आवश्यकता हो तब। जब हमें वन डायरेक्शन लॉक की आवश्यकता हो, या तो हमको रो लॉक करना है या तो कॉलम लॉक करना है, उस स्थिति में हमको मिक्स्ड रेफरेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, फार्मूला इक्वल टू $B3 को राइट कॉपी करने पर क्या बदलेगा? रो बदलेगी, कॉलम बदलेगा, कुछ भी नहीं, या रो और कॉलम दोनों बदलेगा? अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89, वीडियो पॉज करिए और इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बिना करेक्ट आंसर देखे आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि देखिए, जहाँ पे एड्रेस है B3, ठीक है, अब B3 एड्रेस से अगर आप राइट साइड में कॉपी करते हैं तो B3 से राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? C3 होगा। लेकिन उसी लाइन में जा रहे हैं ना, तो कॉलम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कॉलम को लॉक किया गया है। और उसी रो के राइट साइड में जाएंगे तो 3 ही रहेगा, क्योंकि हम राइट साइड का मतलब है कि हम कॉलम चेंज कर रहे हैं, ना कि रो चेंज कर रहे हैं। इसलिए ना तो कॉलम चेंज होगा और ना तो रो चेंज होगा, क्योंकि कॉलम को लॉक किया गया है और रो तो ऑलरेडी चेंज नहीं होगी, क्योंकि राइट साइड कॉपी हो रहा है। ठीक है। हाँ, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि अगर $B3 को डाउन साइड हमको कॉपी करना है तो क्या चेंज होगा, तो फिर यहाँ पे 3 के स्थान पे 4 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर राइट कॉपी कर रहा है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोस्तों, ये सभी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, इनको आपको कॉन्सेप्ट बैठा के अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम के टाइम पे इनको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, स्लाइड मास्टर का सबसे हिडन लेकिन पावरफुल इफेक्ट क्या होता है? तो ये होता है ग्लोबल फॉर्मेटिंग इन्फोर्समेंट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, थीम और टेम्पलेट में सबसे सबटल अंतर क्या है? तो ये है टेम्पलेट लेआउट प्लस कंटेंट रूल्स रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क के बाद किस लिए होती है? तो ये होती है डायनेमिक डेटा पासिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में इंट्रोपी किसे दर्शाता है? लेंथ, कॉम्प्लेक्सिटी, रैंडमनेस, एन्क्रिप्शन टाइप, स्टोरेज मेथड। तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्सिटी, रैंडमनेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेम पासवर्ड रीयूज का सबसे खतरनाक परिणाम क्या होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, क्रेडेंशियल स्टफिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्रेडेंशियल स्टफिंग पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है, ड्राइवर रोलबैक ऑप्शन क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्रीवियस स्टेबल स्टेट रिस्टोर करने के लिए।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन में हम पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके और सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, प्लग एंड प्ले फेल्योर का सबसे कॉमन कारण क्या है? अनसपोर्टेड ड्राइवर, लो रैम, हाई CPU यूजेज या वीक पावर सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनसपोर्टेड ड्राइवर। ठीक है, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि आप जैसे ही डिवाइस लगाए और वो डिवाइस काम करने लगी, इसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। लेकिन अगर उस डिवाइस का ड्राइवर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये सबसे इसका बड़ा कारण है कि प्लग एंड प्ले जो है वो नहीं हो पाएगा, मतलब लगाते ही वो डिवाइस काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है, क्लॉक स्पीड बढ़ाने से कौन सा फैक्टर सीधे प्रभावित होता है? तो ये होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ECG मशीन को हाइब्रिड कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? तो इसका रीज़न है कि एनालॉग इनपुट होता है प्लस डिजिटल प्रोसेसिंग के कारण इनको जो है तो ECG मशीन को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, रीड ओनली फाइल एट्रीब्यूट का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? तो ये है कि मॉडिफाइड नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर बी। जो रीड ओनली फाइल होती है तो इसका वास्तविक प्रभाव क्या है कि इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इंटरनेट और इंट्रानेट में सबसे निर्णायक टेक्निकल अंतर क्या है? तो ये है एक्सेसिबिलिटी स्कोप का, ऑप्शन नंबर सी। बाकी प्रोटोकॉल, स्पीड, हार्डवेयर ये सब कॉमन है, ये इंटरनेट में भी होता है और इंट्रानेट में भी होता है। लेकिन जो सबसे टेक्निकल डिफरेंस होता है वो एक्सेसिबिलिटी स्कोप का होता है कि इंटरनेट जो है तो पब्लिक होता है और जबकि इंट्रानेट जो है तो प्राइवेट होता है। यही दोनों में टेक्निकल अंतर है। नेक्स्ट है, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सर्वर इंटरनेट से फिजिकली डिस्कनेक्टेड हो तब भी एम्प्लॉयज एक्सेस कर पा रहे हों तो यह किसका उदाहरण है? इंट्रानेट का है, एक्स्ट्रानेट का है, इंटरनेट का है या VPN नेटवर्क का है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रानेट। नेक्स्ट है, .BAK फाइल सामान्यतः किस स्थिति में बनती है? तो ये बनती है बैकअप कॉपी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। बैकअप कॉपी के रूप में बनती है .BAK फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर में टेम्परेचर परिवर्तन का सीधा प्रभाव क्यों पड़ता है? तो इसका रीज़न है कंटिन्यूअस सिग्नल सेंसिटिविटी के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर में फ्लॉप्स शब्द किसे मापता है? स्टोरेज स्पीड, नेटवर्क बैंडविड्थ, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड या फाइल लोडिंग परफॉर्मेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, जो फ्लॉप शब्द है, हो सकता है आपके एग्जाम में फ्लॉप का फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो यही होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। नेक्स्ट है, किसी फाइल को रीनेम करने से उसका एक्चुअल डेटा क्यों नहीं बदलता? तो इसका रीज़न है कि फाइल नेम मेटा डेटा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, NTFS फाइल सिस्टम में फाइल परमिशंस किस लेवल पर लागू होती है? तो ये होती है फाइल और फोल्डर दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विंडोज में सेटिंग ऐप को मॉडर्न माना जाने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है टच फ्रेंडली इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लाभ क्या है? तो ये है फिक्स्ड सेल रीयूज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि फार्मूला इक्वल टू $C$4 को कहीं भी कॉपी किया जाए तो परिणाम क्यों समान रहेगा? तो इसका रीज़न है क्योंकि रो और कॉलम दोनों लॉक हैं, इसलिए इनका डेटा चेंज नहीं होगा। आप जहां कहीं भी इनको ले जाएंगे तो इनका रिजल्ट एक समान ही आएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट डिलीट करने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? एग्जिस्टिंग स्लाइड डिलीट हो जाएंगी,
थीम करप्ट हो जाएगा, एनिमेशन हट जाएगी, या न्यू स्लाइड में लेआउट उपलब्ध नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू स्लाइड्स में लेआउट उपलब्ध नहीं होगा। नेक्स्ट है, थीम और स्लाइड मास्टर के बीच संबंध क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, थीम स्लाइड मास्टर के एलिमेंट डिफाइन करता है। ठीक है, जो थीम है तो स्लाइड मास्टर के एलिमेंट्स डिफाइन करता है, यही अंतर है दोनों में। नेक्स्ट है, यूआरएल में पोर्ट नंबर कब लिखा जाता है? इसका कब लिखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब डिफ़ॉल्ट पोर्ट उपयोग ना हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में एंट्रोपी बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये है अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर मिक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पासवर्ड मैनेजर का मुख्य सिक्योरिटी लाभ क्या है? तो ये है यूनिक पासवर्ड जनरेट करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर यूजर मोड के बजाय कर्नल मोड में क्यों चलता है? तो इसका रीज़न है डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो कर्नल होता है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से अटैच होता है, इसलिए जो डिवाइस ड्राइवर है तो यूजर मोड में नहीं बल्कि कर्नल मोड में चलता है। और जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो क्या करता है? हार्डवेयर ओएस और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है। नेक्स्ट है, ड्राइवर साइनिंग का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका रीजन है कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑपरेशन के कारण। नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि फाइल परमिशन डिनाय सेट हो तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा ऑल अलाउड परमिशंस ओवरराइड हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में कॉमन टेक्निकल फाउंडेशन क्या है? हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, TCP/IP प्रोटोकॉल्स, सेम सिक्योरिटी लेवल या सेम एक्सेसिबिलिटी? तो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में कॉमन टेक्निकल क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, TCP/IP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये तीनों में यूज होता है, ये तीनों में कॉमन चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको यहाँ पे 120 टोटल 120 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि 120 में से आपके कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी एक नए एग्ज़ाम के टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।